सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 7 आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आता है हमारा ग्रेविटेशन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल टाइप वाइज एंड कंसेप्ट वाइज मैं आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा पूरा एक कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट को समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा उस कंसेप्ट से किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और वो सब कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं, वो सब कुछ पूरा फॉर्मूला शीट में आपको दूंगा। साथ साथ मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को है प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। और लास्टली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए, ताकि आप अपना जो पूरा सिलेबस है, जो आपके रिलेवेंट क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस कर सको। अगर आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल करने नहीं आते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। और अगर आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट अगर कंसेप्ट 2-3 कंसेप्ट आपस में मिक्स कर दे, या फिर थोड़ा न्यूमेरिकल की मतलब जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दे, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। और अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने आते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम से रिलेवेंट है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेते हो तो एग्जाम में इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये सब कुछ हमारा इस वीडियो में रहने वाला है। चलो शुरू करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 7 आता है ग्रेविटेशन। नंबर चेंज हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस कई बार चेंज हो जाता है। बाकी अगर इस वीडियो को आप 2-3-5 साल के बाद भी देखोगे तो भी ये मतलब कि जो कंसेप्ट है वो उस कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। बाकी चैप्टर का नाम आता है ग्रेविटेशन, एंड दैट्स माय इंट्रोडक्शन। चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल। टाइप फर्स्ट जो न्यूमेरिकल आ जाता है वो बेसिकली जो चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन, उससे स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता है ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल एक चीज होती है, ग्रेविटेशन एक फोर्स होती है जो भी दो मास बॉडी यूनिवर्स में, वो चाहे कहीं पर भी हो और उनका कोई कितना भी मास हो, उन दोनों के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। और ये यूनिवर्सल मतलब कि लॉ होता है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्सल पर एप्लीकेबल होता है। बाकी इस चैप्टर की मैंने एक रिवीजन वीडियो भी बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। थ्योरी वाली वीडियोस अलग बना रखी है, वो अगर आप थ्योरी देखना चाहते हो थ्योरी को देख सकते हो। और साथ साथ जितने भी मैं यहाँ पर फॉर्मूले बताऊंगा उन सबको मैंने ड्राइव भी कर रखा है, मतलब ड्राइव करके वीडियोस के थ्रू आपको बता रखा है। उसकी प्लेलिस्ट, सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मेन हम फोकस करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स पर, कि न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने। चलो देखो, सबसे पहली चीज आ जाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको मतलब स्टेटमेंट तो पता ही है, सिंपल। अगर दो मासेस बॉडी है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ जाएगी। जी इसमें हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m1 m2 हमारे मासेस है, जो कि हमेशा हम किलोग्राम में लेंगे, और r हमारा दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस। कुछ हमारा इस तरीके से डायग्राम बनेगा, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी हो गई और ये मेरे पास क्या हो गई, सेकंड बॉडी हो गई। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये हो गया मेरा r, और ये हो गया मेरा m1, और ये मेरा हो गया m2। तो यहाँ पर जो f की वैल्यू होगी वो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल हमारी होगी, दो जो भी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है वो। फिर आता है मास ऑफ प्लेनेट और सैटेलाइट। मींस मतलब सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो आपके प्लेनेट होते हैं, और प्लेनेट के अराउंड जो बॉडी रिवॉल्व करती है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो उनका मास निकालने का एक डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है 4π स्क्वायर r³ अपॉन gt का स्क्वायर। जी इसमें हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, 4π तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, मतलब कि एक मैथमेटिकल चीज हो गई, और r मतलब हमारा होता है जो भी हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लेनेट हो गया और इसके अराउंड जो हमारा मून है वो रोटेट कर रहा है, ये हमारा मून हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसको हम बेसिकली आर बोलते हैं। और टी का स्क्वायर मतलब कि टाइम पीरियड, मतलब कि जो मून है ये पूरा एक सर्कल लगाने में इसको कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से मास निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, बाकी कैसे ड्राइव होते हैं वो मैंने वीडियोस में आपको बता रखे है। चलो नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो अब मैंने आप जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा था, उसमें क्या है, सारी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर मतलब कि जैसे आप भी अगर बैठे हो तो आपके पास बहुत सारी मास बॉडी है, तो हर एक बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक बॉडी है m, इस पर हम देखना चाहते हैं कि सारी बॉडी इसको किस मतलब फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो उस सम को मतलब टोटल फोर्स को निकालने के लिए हम यूज
करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मींस जो टोटल फोर्स होती है वो जो इंडिविजुअल जो बॉडी फोर्स लगा रही है उनको अगर हम मैथमेटिकली प्लस कर दें उनकी डायरेक्शन के साथ तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाती है। ये हमारी सारी चीजें आती है। बाकी देखो मैंने ये बता दिया आपको, जो आर है वो मीटर में होगा, जो आपका मास है वो हमेशा किलोग्राम में होगा, और टाइम हमारा सेकंड में होगा, और तो सारी हमारी मैथमेटिकल चीजें आती हैं। और ग्रेविटेशन जो जी है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू याद रखना 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो जो यूनिट्स हैं वो जरूर याद रखना, क्योंकि यूनिट से काफी बार जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलो कुछ एग्जांपल्स को लेके चलते हैं, उससे आपको थोड़ा और आइडिया होगा। चलो जीरो को उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं ताकि ये 1 पेज पे आ जाए। हाँ, और जो भी मतलब न्यूमेरिकल है उसके सॉल्यूशन मैंने साथ में ही ऐड कर रखे हैं ताकि मैं तुम्हें आपको थोड़ा इजीली बता सकूं, और हमारा इससे काफ़ी टाइम भी बच जाएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, उससे कुछ मतलब टाइम भी वेस्ट होगा, इतना आपको आता ही है। और जो चीज़ समझाने की होगी वो मैं आपको समझाऊंगा, जो चीज़ बताने की होगी वो बताऊंगा, और जो सिर्फ पढ़ने का होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो क्वेश्चन आता है द मास ऑफ द प्लेनेट जुपिटर इज 1 पॉइंट, मतलब जुपिटर एक प्लेनेट है, ठीक है, उसका मास उसने ये दे रखा है, और जो सन का मास है उसने ये वैल्यू दे रखी है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, जुपिटर हो गया। दोनों का उसने मास दे दिया। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द जुपिटर, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो उसने दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी आर, मतलब ये 7.8 इंटू 10 की पावर 11 मीटर उसने वैल्यू दे दी। सबसे पहले आपको चीज देखनी है कि उसने क्या दिया है और उसकी यूनिट क्या है। तो उसने मास दे दिया, दोनों की यूनिट किलोग्राम है, तो बिल्कुल सही हो गया। और फिर उसने दिया हुआ है डिस्टेंस जो कि मीटर में, बिल्कुल सही है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन अट्रैक्ट्स ऑन जुपिटर, मतलब कि ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है वहां पर हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एफ का फॉर्मूला पता ही है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू होती है। जी फिक्स होता है, m1 m2 उसने दे दिया, और आर आपको पता ही है उसने दिया हुआ है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन सोल्व करनी है। तो जैसे हम यहाँ पर सारी वैल्यू लिख लेंगे, मास की वैल्यू, ग्रेविटेशन की वैल्यू, तो एफ इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर पहले जी की वैल्यू रख देंगे, फिर m1 की वैल्यू, फिर m2 की वैल्यू, और नीचे आर का स्क्वायर। देखो अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन आप कैसे मर्जी कर सकते हो। कैलकुलेशन सबसे पहले आपको जो पावर्स है उनको सोल्व करना है, फिर जो वैल्यूज कट रही है उनको आपस में मतलब कि काट देना, और जो आपकी फाइनल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगी वो डायरेक्ट आपका ये मतलब क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। और फोर्स की जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, न्यूटन होती है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, फोर्स की यूनिट आपकी क्या होती है, न्यूटन। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसने सेकंड पार्ट भी पूछा था, उसने कहा था कि एज्यूमिंग दैट जुपिटर मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द जुपिटर। स्पीड निकालनी है कि वो मतलब कि क्या करता है, मतलब क्वेश्चन उसने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये मेरा जो था ये सन था, ठीक है, ये मेरा एक जुपिटर था, इसके सामने मतलब प्लैनेट था, और ये इसको क्या है, एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर मेरे को इसकी स्पीड निकालनी है कि किस स्पीड से मूव करेगा। अब देखो कोई बॉडी अगर एक सर्कुलर मोशन कर रही है, उसके मतलब उस पर मतलब कि क्या लगेगी, एक सेंटीपिटल फोर्स लगेगी, मतलब उस पर क्या लगेगी, सेंटीपिटल फोर्स, उसको बैलेंस करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स लगेगी। सन इस पर क्या लगा रहा है, सन इस पर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। अब ये बॉडी ना तो सन की तरफ जा रही है और ना सन से दूर जा रही है, इसका मतलब जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है और जो ये सेंटीपिटल फोर्स है ये आपस में इक्वल है, तभी तो बैलेंस हो पा रहा है, तभी ये चक्कर लगा पा रहा है। तो इन दोनों को हम आपस में क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, और इसी कंसेप्ट से हम यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि जो सेंटीपिटल फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो mv²/r होता है। इसमें हमारी v की वैल्यू मतलब v आ रहा है और v हमसे पूछा है, तो यहाँ से हम वो सोल्व कर लेंगे। तो सिंपल ये हमने रखा mv²/r इज इक्वल टू f, तो v की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। f हमने अभी सोल्व करके निकाला, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट हमारी यहाँ पर स्पीड आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, होप करता हूँ कैलकुलेशन तो आप मतलब इजीली कर ही लोगे। कैलकुलेशन ऐसे करनी है, पहले पावर्स को सोल्व करोगे, फिर पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, और फिर जो आपस में कट रहा होगा उसको काट देना और सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है मैं आपको मतलब ऐसे ही शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं करके दिखाऊंगा तो टाइम ही वेस्ट होगा, उससे कुछ भी मतलब कि ऐसा एक्स्ट्रा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जो सिखाने का वो मैं सिखा के चलूंगा, कहीं पर ऐसा कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा कि आपको बच जाए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुपरपोजिशन का। जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, वो सिर्फ इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। दो मासेस बॉडी होती है, वो किसी r डिस्टेंस पर सेपरेट होती है, उनके बीच का फोर्स निकालना होता है। या फिर वो कई बार क्या कर देगा, कई बार आपको एक बॉडी का मास देगा और दूसरी बॉडी का पूछ लेगा, और आपको फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन है दोनों के बीच की वो दे देगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप मतलब कि फॉर्मूले को शिफ्ट करके सिंपल सॉल्व कर लोगे। चलो मेन क्वेश्चन जो आता है वो आता है सुपरपोजिशन का। अब इसको सोल्व करते हैं। उसने कहा है कि 3 इक्वल मासेस, मतलब 3 इक्वल मासेस है जो कि ट्राइंगल के वर्टेक्सिस पर रखे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो, A, B एंड C, ठीक है जी। ये 3 मासेस हमारी बॉडी आती है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके 3 पॉइंट्स पर रखे हुए हैं, एज शोन इन द फिगर 8.10। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m, मतलब देखो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेंटर में, मतलब जो सर्कल ये
ट्रायंगल है इसका, एक मतलब सेंट्रोइड बना हुआ है बिल्कुल सेंटर पॉइंट, उसमें जो एक मास बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है 2m है। देखो कई बार इसको बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने जब पहली बार मतलब 11th में किया था, मेरे को ये याद है क्योंकि मैंने इस बुक से ही किए थे, मैंने इसको 2m मतलब 2m का मतलब कि 2 मीटर समझ लिया था, मीटर मतलब कि 2 मीटर दूर रखा हुआ है, बट ये 2m है, मतलब कि जो नॉर्मल A B C पोजीशन पर रखे हुए उनका मास m है, जो कि फॉर एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं 1 kg है, तो ये 2m है, तो उसका मतलब ये 2 kg का आता है, ये 2 मीटर नहीं है 2m आता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। प्लेस एज द सेंट्रोइड जी पर वो रखे हुए हैं। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट इज अ फोर्स एक्टिंग, मतलब इस जी पॉइंट पर मतलब जो मास रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो पहले हम यही चेकआउट करते हैं, और उसने बोला है कि जो ए जी बी जी और सी जी की वैल्यू है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना आता है 1 मीटर डिस्टेंस आता है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको जो भी हमारा ये ट्रायंगल था इसको हमने जो अपना कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई एक्सिस में उसमें डिफाइन कर दिया, कि मतलब हमारे जो सेंट्रोइड्स है वहाँ से हमने एक्स एक्सिस ले ली, ये वाली हमने ये एक्स एक्सिस ले ली प्रॉपर ये, और ये हमने क्या ले ली वाई एक्सिस ले ली। अब इसके नीचे जाएंगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। 2D में सारा प्रॉपर चल रहा है, इसलिए जेड एक्सिस की लेने की जरूरत नहीं है। अब 2m पे देख रहे हैं, 2m पे कौन कौन सी बॉडी फोर्स लगा रही है। अब देखो 2m पे सबसे पहले जो बॉडी फोर्स लगा रही है वो A बॉडी लगा रही है, फिर हमारी B बॉडी लगा रही है, और फिर हमारी क्या लगा रही है C बॉडी लगा रही है। तो हम पहले चेकआउट करते हैं इंडिविजुअली कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ देखो नोट डाउन भी है। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं फोर्स ऑन अ मास G ड्यू टू A, मतलब कि यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे इस पर, मतलब जो A बॉडी है वो G पर कितना फोर्स लगा रही है। तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन नीचे R स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू होती है। तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला रखेंगे, G एज इट इज रहा, M एज इट इज रहा, 2m मतलब जो G पर मास है, और R स्क्वायर मतलब जो A से लेके G तक का डिस्टेंस है वो 1 स्क्वायर है, तो 1 रख दिया, और J मतलब कि वो क्या है y एक्सिस में है, तो हमने मतलब कि कंपोनेंट अपना डायरेक्शन कंपोनेंट लगा दिया J, ठीक है। ऐसी हम बात करें फोर्स होना G ड्यू टू B, अब हम B से चेकआउट कर रहे हैं। अब देखो B जो है वो मतलब कि डायरेक्ट एक्सिस में नहीं है, तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर वो हमने लगा दिया, बट इसका जो डायरेक्शन कोसाइन लगेगा, मतलब बेसिकली जो डायरेक्शन के वेक्टर लगेगा वो देखो कैसे लगेगा, बी हमारा G मतलब कि ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो I माइनस का I कोस 30 माइनस का J साइन 30, मतलब ये नेगेटिव, क्योंकि देखो I जो एक्स एक्सिस है उसके भी नेगेटिव में है, बी वाला पॉइंट चेकआउट करो, बी वाला पॉइंट जो है वो जो एक्स एक्सिस है उसके भी नेगेटिव में, और जो वाई एक्सिस है उसके भी नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पर I माइनस का I कैप कोस 30 माइनस का J कैप कोस 30 हमने वैल्यू रख दी। ऐसी हम C की निकालेंगे, C पर क्या है, C भी हमारा जो नेगेटिव में आता है, मतलब Y के नेगेटिव में आता है, और X की साइड क्या आता है, X की साइड पॉजिटिव में आता है, तो X वाला हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और Y वाला हमारा नेगेटिव आ जाएगा, और फॉर्मूला हमारा एज इट इज रहने वाला है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो टोटल फोर्स होती थी वो किसके इक्वल होती थी, जो F1 है प्लस का जो F2 है और प्लस की जो हमारी F3 आती है वो इन सब के इक्वल होती थी। तो हम सिंपल यही लिख देंगे कि जो टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है वो जो फर्स्ट फोर्स सेकंड फोर्स जो तीनों जो मास है वो बॉडी जो लगा रही है उनको प्लस करना है। अब हम वही काम करते हैं, सारी जो फोर्सेज है उनको हमने प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे, और सोल्व करने के बाद यहाँ पर जैसे देखो हमने 2mg स्क्वायर हमने डायरेक्ट वैल्यू रख ली, फिर हमारे जो कंपोनेंट्स वेक्टर थे उनको आपस में प्लस माइनस हमने कर लिया, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई। अब 2gm स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये j माइनस का 2j ये आ जाएगा हमारा सिंपल j cos 30 वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ, और ये इस 2 से ये हाफ कट जाएगा, और यहाँ पर j माइनस j 0, तो जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो भी हमारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब कि जो यहाँ पर सेंटर में जो 2m मास रखा हुआ था उस पर जो तीनों मास मतलब इक्विवेलेंट फोर्स लगा रहे हैं वो हमारी 0 आ रही है, मतलब इस पर कोई भी हमारा टोटल जो फोर्स है वो टोटल 0 फोर्स लग रही है। इंडिविजुअल तो फोर्स लगा रहे हैं, बट जो तीनों का हम सम कर देंगे तो वो 0 लगेगी। अब वो देखो क्यों लग रही है ऐसे। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ, एक जैसे ये फॉर एग्जांपल क्या ट्रायंगल ही है, ये मेरा क्या हो गया एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक बॉडी मास रखा हुआ था, दूसरा मास यहाँ पर, थर्ड मास यहाँ पर, बीच में हमें निकालना था। देखो ये वाली जो बॉडी है ये किस तरफ लगाएगी मास, ये इस तरफ लगाएगी, ये वाली बॉडी, और सेकेंड वाली बॉडी ये इस तरफ और इस तरफ लगाएगी। अब ये जो B है और जो C है इनका जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ आएगा, दोनों के बीच में आएगा, मतलब इस तरफ आएगा। अब एक बॉडी का मास उस तरफ लग रहा है, एक बॉडी का मास इस तरफ, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते
देती है, कैंसल आउट कर देती है, इसी वजह से ये जीरो आता है। मैथमेटिकली ऐसे जीरो आता है, और अगर आप मतलब कि वैसे चेक करना चाहो फिगर के थ्रू, वो इस तरीके से आता है। अब उसने कुछ इसमें सेकंड पार्ट भी पूछा हुआ था। हाँ, उसने पूछा हुआ था व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल, मतलब जो ए पर मास रखा हुआ है वो m की जगह क्या हो जाए, 2m हो जाए। तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, जो पहले वैल्यूज थी अब b और c की वैल्यूज एज इट इज रहेगी। जो हमारी ये a वाली वैल्यू थी, ये a, यहां पर हम इस m की जगह भी क्या रख देंगे, इस m की जगह भी सिंपल 2m रख देंगे, बाकी हमारी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। तो देखो वही m की जगह भी हमने क्या रख दिया, 2m हमने m की जगह भी 2m रख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो 4gm², j वेक्टर हमारा वैल्यू आ जाएगा। फिर वही करना है, सबको आपस में प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद डायरेक्ट हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको जो सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व करने हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करना। ये आपके जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो वाले, रुको उसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि एक ही फोटो में आ जाइए, फिर आपको अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। रुको उसको नीचे करते हैं, ये लॉक हो गया था ना आई थिंक, हाँ आ गया ना एक फोटो में। हाँ, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। सुपरपोजिशन और आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आते हैं। चलो सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप आता है मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, या फिर हम बात कर सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो सबसे पहली चीज आती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, इसका जो वैल्यू आ जाती है वो gm/r² आ जाती है। g मतलब हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m मतलब अर्थ का मास, r मतलब अर्थ की रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर होती है। अभी देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, उसके लिए आप डेरिवेशन जो वाली सीरीज है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जरूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पर्पज से बात करें तो डायरेक्ट हम जो फॉर्मूलाज है वो देखेंगे और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझेंगे। मैं इन फॉर्मूलाज का यहाँ पर यूज बताऊंगा कि ये यूज कैसे करना है, ये कैसे आया वो मैंने डेरिवेशन सीरीज में बता रखा है। मास ऑफ द अर्थ होता है m = g r²/g, और जो मीन डेंसिटी होती है अर्थ की रो वो कितनी है 3g/4πgr के इक्वल होती है। फ्रॉम द केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो अर्थ का मास है या किसी भी प्लेनेट का मास है 4πr³ होता है, और वेट ऑफ द बॉडी w = mg होता है। यहाँ पर जो आपका g है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m मतलब हमारा मास है, स्मॉल g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि 9.8 मीटर/सेकंड² होता है, और यहाँ पर जो t है, t मतलब हमारा टाइम पीरियड, मतलब जो अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड आ जाता है, और W मतलब हमारा वेट। और हर चीज़ की यूनिट याद रखना, जो मास है उसकी यूनिट हमेशा किलोग्राम होगी, एक्सीलरेशन मीटर/सेकंड² होता है, टाइम हमारा हमेशा सेकंड में लिया जाएगा, और जो डेंसिटी है वो किलोग्राम/मीटर³ में हमेशा ली जाएगी, हमारी ऐसा यूनिट आती है। अगर क्वेश्चन में ये दी हुई है तो ठीक, नहीं दी हुई है तो पहले हमें कन्वर्ट करनी होगी, तब हमें सोल्व करना होगा। चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसके जो क्वेश्चन है इस टाइप वाले के बड़े सिंपल है, और इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। यहाँ पर उसने बोला अर्थ वर मेड ऑफ द लेड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, मींस अगर जो अर्थ है वो लेड की बनी होती है और जिसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 11.3 आती है, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, मतलब कि स्मॉल g की वैल्यू निकालनी है जो कि रेडियस ये दे रखी है, और जो स्मॉल कैपिटल G की वैल्यू है वो ये आती है। अब देखो हमें पता है डेंसिटी ऑफ द, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी = रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब रिलेटिव डेंसिटी उसने दे रखी है। डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी = क्या होती है आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर होती है ना, ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालनी है डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि किसके इक्वल आ जाएगी 11.3 × 10⁻³ के इक्वल आ जाएगी। अब उसने पूछा था स्मॉल g की वैल्यू निकाल लिया, अब हमें डायरेक्ट पता है स्मॉल g किसके इक्वल होता है, gm/R² के इक्वल होता है। अब हमें क्या g पता है, हमें m पता है, हमें r पता है, g हमें निकालना ही है, तो सारी वैल्यूज रखने के बाद हम अपना सोल्व कर लेंगे। अब देखो उसने यहाँ पर मास अर्थ का मास डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम मास कैसे निकालेंगे, हमें पता है डेंसिटी = क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम कैसे पता है, अब उसने रेडियस दे दी ना। अब अर्थ क्या है, अर्थ तो एक स्फेयर है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये वॉल्यूम की मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, मैं डेंसिटी से कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा मास आ जाएगा यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से। तो डायरेक्ट मैं वही वैल्यू रख रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इस m की जगह मैंने क्या रख दिया, 4/3πr³ रख दिया, इंटू डेंसिटी मैंने कर दिया, ये मेरा क्या आ गया, मास की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट सारी वैल्यूज रख के मेरे को सोल्व करना है, कैलकुलेशन पार्ट है।
कुछ भी हार्ड नहीं है, पहले जो पावर से उनको सोल्व करोगे, जो कट रहा है काट दोगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दोगे, इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व हो जाएंगी। इस वाले टाइप के न्यूमेरिकल सिंपल ही है, कुछ ऐसे ज़्यादा हार्ड नहीं आते। अब देखो एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है, इसमें आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, आगे चल के जैसे 12th क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले, वैसे 11th के सिलेबस में तो ये वाले इंपॉर्टेंट रहते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, मतलब कि जो अर्थ की रेडियस है वो 2% श्रिंक हो जाती है, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, मास जो है वो ही रहता है, मतलब m है तो m ही है। हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, मतलब कि जो g की वैल्यू है वो कैसे चेंज होगी। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए g किसके इक्वल होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर मास कांस्टेंट है और g भी मेरा कांस्टेंट है, तो इन दोनों पर तो वो डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इस r पर, इस आर स्क्वायर पर, मतलब ये रेडियस है। अब रेडियस क्या होगी, 2% डिक्रीज हो गई। अब इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो तरीका ये है कि जो अर्थ की रेडियस है वो 6400 किलोमीटर हो गई, इसका पहले मैं 2% निकालूँ, फिर उसमें से वो माइनस करके जो वैल्यू आए उसके हिसाब से मैं अपनी कैलकुलेशन सोल्व कर लूँ, एक वाला मेथड है। बट ये मेथड कैलकुलेशन में बहुत बड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर को पहले मीटर में करूंगा और वो थाउजेंड्स में बहुत मेरी वैल्यू चली जाएगी। उससे जो बेटर मेथड आता है वो हमारा आता है इंटीग्रेशन वाला मेथड, मतलब कि कैसे करना है लोग वैल्यू लेके वो मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से चीजें समझना। सबसे पहले g इज इक्वल टू जे एम अपॉन आर स्क्वायर हमारा होता है, हमने क्या लिया, हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, लोग ले लिया। लोग लेने के बाद इधर लोग g हो जाएगा, और जैसे जी एम मल्टीप्लाई में है तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे, और आर स्क्वायर डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आर स्क्वायर जो पावर होती है वो आपको पता है, जब उसका हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो मतलब कि 2 मतलब आगे आ जाती है। जैसे आर स्क्वायर का मैं क्या करूँगा, लोग करूँगा, लोग आर स्क्वायर क्या होता है, 2 लोग आर मेरी वैल्यू होती है, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दी। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर सिंपल क्या कर रहे हैं हम अपना एक सेकेंड, यहाँ पर हम इस सिंपल क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो log g का क्या हो जाएगा, dg बाई जी, log g मतलब कैपिटल G एक कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो जाएगी। ये dg स्मॉल g क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्मॉल g चेंज हो गया है, वो वेरिएबल में कंसीडर किया जा रहा है, वैसे कांस्टेंट होता है, क्योंकि अब यहाँ पर श्रिंक कर गई है तो g की वैल्यू अब चेंज होके आएगी। ये log m भी 0 हो गया, और log gr का क्या हो गया, 2 dr बाई आर, ये हमारी वैल्यू होगी। अब जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी डिक्रीज हो गई थी, वो 2% डिक्रीज हो गई थी। देखो अब ये जो डी आर बाय आर है, मतलब डी कैपिटल आर बाय आर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2% डिक्रीज हो गई थी ना, तो ये दो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने का मतलब कि माइनस हो जाएगी, तो डी आर बाय आर क्या हो गया, माइनस का 2/100 ये वैल्यू होगी। तो सिंपल सोल्व कर देंगे, डी जी बाई डी जी इंटू 100, सिंपल हमने परसेंटेज में है दोनों तरफ तो परसेंटेज ले लिया, इंटू 2 हमारा एज इट इज चल रहा है, और डी आर बाई डी आर इंटू 100 हमने कर दिया। इस डी आर बाई डी आर की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2/100 होगी। बाकी हम कैलकुलेशन जो है वो एज इट इज चल रही है, और हमारे पास जो सोल्व करके वैल्यू आएगी वो 4% वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो अर्थ की जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो 4% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो इंक्रीज और डिक्रीज का कैसे पता चलेगा, अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है तो वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर ये नेगेटिव आती है तो वो वैल्यू डिक्रीज होती है। इस तरीके से हम वैल्यू का पता लगा लेंगे। ये इस तरीके से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। चलो आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू दिस, जो मैंने अभी फॉर्मूलाज आपको बताए सारे आपके ही आने वाले हैं। ये पूरा पेज पे नहीं आ रहा क्या, रुको उसको थोड़ा सा स्मॉल कर दें, आ गया क्या, और भी है छोटा, चलो हाँ, और तो आपको मतलब ये दिख ही रहा होगा इतना, ये आ जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। चलो नहीं आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, मीन्स हमारा जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, वो जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं वो हमारी उसकी वैल्यू क्या है, वो चेंज होती रहती है। वो कैसे चेंज होती है वो उसका चेकआउट करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आता है जी एच मतलब कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, मतलब कि अर्थ से, जैसे ये अर्थ है आपकी, ठीक है, इसको मान लो आप अर्थ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या होगी, रेडियस हो गई, ठीक है, और आप क्या जाते हो, थोड़ा ऊपर जाते हो, मतलब कि एच हाइट क्या जाते हो, आप ऊपर जाते हो, तो यहाँ पर जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पर जी की वैल्यू आपकी क्या होगी, अलग होगी। बेसिकली क्या होती है, कम होती है। वो कितनी कम होती है वो हम चेकआउट करने वाले। अब वहाँ पर जी एच की वैल्यू होगी स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब कि इतनी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर r प्लस एच मतलब क्या होगा, जो रेडियस है उसमें जो ये वाली हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी हाइट हमने बढ़ाई है एटमॉस्फेरिक हाइट वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये हम फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब हमारी जो h है वो कंपेरेबल हो बाय एच, सॉरी बाय आर, मतलब कि रेडियस, जैसे रेडियस की वैल्यू क्या होती है, रेडियस हमारा होता है 6400 किलोमीटर, तो जो आपका
कैपिटल जो h है वो भी कितना होना चाहिए, 100 200 500 इतने किलोमीटर होना चाहिए, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर जो h है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर या मैक्स टू मैक्स 20 किलोमीटर ऐसा है, तो हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, g इक्वल टू जी 1 माइनस का 2h/r। ये हम फॉर्मूला यूज करने वाले। फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, बाकी आए कैसे वो मैंने डेरिवेशन सीरीज में बता रखे हैं। बाकी मैंने यूनिट आपको बताई दी, हमेशा डिस्टेंस मीटर में और जो एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं किस तरीके से आएंगे। उसने बोला एट व्हाट हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस की कितनी ऊपर जाए हम, द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कि एक जो जैसे ही आपकी अर्थ है, ठीक है जी, ये अर्थ रुको, ये तो ज़्यादा ही वो हो गई, वैसे अर्थ ये हो गई फ्लैट, कुछ फ्लैट मानते हैं ना। चलो ये आपकी क्या हो गई, ये अर्थ हो गई, ठीक है, अर्थ में हो गया। अर्थ में अगर इस पॉइंट पर आप खड़े हुए तो आपको मतलब कि जो एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी आप पर लग रहा है वो जी लग रहा है। आप कुछ h हाइट पर जाते हो, वहाँ पर आपको जो जी लगता है वो g/2 लगता है। तो आपको बताना आप कितनी हाइट पर गए हो। तो आपको सिंपल पता है जो भाई मतलब कि जो ग्रेविटेशन चेंज होती है जी h इज इक्वल टू क्या होता है, जी आपका 1 माइनस का 2r/h आपका होता है। अगर आपका कंपेरेबल हो तो वही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नहीं, अगर आपका मतलब कि थोड़ा पास में ही हो। अब हमें देखना है कि कितना, अब g/हाफ हो गया, इसका मतलब आप काफ़ी दूर गए हो, तो हम कंपेयर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो GH इज इक्वल टू जी r प्लस h का स्क्वायर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया। तो आपको देखो जो GH की वैल्यू है वो क्या हो गई, वो ओरिजिनल के हाफ हो गई, तो इस GH की जगह रख देंगे हम अपना g/2, ये हम वैल्यू रख दी और सिंपल हमें सोल्व करना है। जी r/h ये एज इट इज, और ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। इस g से ये g हमारा कट गया, 1/2 आ गया। सिंपल दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ रूट लेने के बाद यहाँ से r की वैल्यू हमें पता है 6400 ने दे रखी थी। सोल्व करने के बाद हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी 2649.6 किलोमीटर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग स्ट्रेचेज इट बाय 1 सेंटीमीटर। मीन्स एक बॉडी जो है वो स्प्रिंग से लटका रखी है कुछ इस तरीके से। मैं बताता हूँ, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मेरा स्प्रिंग हो गया, ठीक है, इस पर मैंने क्या लगा रखी है, एक बॉडी, ये एम मास की बॉडी है, ये लटका रखी है, हैंग कर रखी है। और ये स्ट्रेचेज इट, मतलब कि जो स्प्रिंग है, जब इस पर मतलब कि जब ये खाली था तो ये नॉर्मल था, जब इस पर मैंने एम मास की बॉडी लटका दी तो ये 1 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर क्या कर गया, स्ट्रेच कर गया, ठीक है, इतना याद रखना। हाउ मच विल बी द सेम बॉडी स्ट्रेच द स्प्रिंग एट द प्लेस ऑफ 16 किलोमीटर अबव द अर्थ। मीन्स अगर इसी चीज को, ये काम मैं अर्थ पर कर रहा हूं, अगर यही काम मैं क्या करूं अर्थ से 1600 किलोमीटर, मीन्स इतने ऊपर जाके करूंगा, तो मेरा मतलब कि स्प्रिंग जो है वो कितना स्ट्रेच होगा। देखो डिफरेंस क्यों आएगा, डिफरेंस इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग होती है वो भी ग्रेविटेशन, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करती है। चलो अब हम चेक कर लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रेचिंग फोर्स, मतलब कि जो यहाँ पर आपकी रिएक्शन फोर्स लग रही है, जो स्ट्रेचिंग फोर्स है आर, और जो बॉडी का मास है वो दोनों आपस में इक्वल होगा इक्विलिब्रियम में, तभी वो जब स्ट्रेच हो गया जितना उसको होना था। तो यहाँ पर अर्थ सरफेस पर वो कितना है, अर्थ सरफेस पर वो जो mg है, मतलब जो फोर्स लग रही है वो k इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, आपका जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू माइनस का kx के इक्वल होता है। ये होता है हमारा बेसिकली रेस्टोरिंग फोर्स। k मतलब हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो किसके इक्वल, x मतलब हमारा कितना एक्सटेंशन हुआ है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हुआ है। तो जो अर्थ सरफेस पर है वो mg किसके इक्वल है, kx के इक्वल आता है। अब h हाइट पर हम चले गए तो वहाँ पर जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, वो mg डैश हो जाएगी, मतलब जो ग्रेविटेशन की वैल्यू वो g डैश हो जाएगी, और जो एक्सटेंशन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वही देखना है हमारा कितना चेंज होगा। अब ये हमारी क्या हो गई, ये बेसिकली हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई और ये हमारी सेकंड वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट बाय सेकंड कर दो, यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो, सारी वैल्यूज को लिखने का g डैश अपॉन g, x बाय x डैश अपॉन x, सारी वैल्यूज रखने के बाद जो आपकी वैल्यूज है r की वैल्यूज ने ये दे रखी, और कितना ऊपर आप गए, h हाइट पर ऊपर गए, वो आप यहाँ पर रख दो। सोल्व करने के बाद आपके पास x डैश की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, 0.64 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब अब पहले अगर स्प्रिंग जो था आपका अर्थ पर वो 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा था, तो आप अगर 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो आपका 0.64 सेंटीमीटर सिर्फ इतना स्ट्रेच होगा। ये कम क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कम है, मतलब आपको थोड़ा मतलब कि नीचे की तरफ कम खींचा जा रहा है मास को। ये जो ये नीचे वाली फोर्स थी आपकी, जो ये mg जो फोर्स थी, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, इसकी वजह से जो एक्सटेंशन है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इनको जरूर प्रैक्टिस करना, इससे आपके जो ये वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कोई भी इस तरीके से पूछे नहीं जाते। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आता है
वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, मतलब पहले तो आप हाइट पर गए थे, अब आप क्या जा रहे हो, अर्थ के आप क्या जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, मतलब आप यहाँ पर जी मतलब कि आपकी ग्रेविटेशन लगती है। अब आप जैसे जैसे कोर मतलब कि सेंटर की तरफ जाओगे तो आपकी जो जी की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो कितनी कम होती है, वो होती है आपकी एट डी डेप्थ, मतलब डी में चलेगी तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस का डी बाई आर होती है। और डी इज इक्वल टू 2h, मतलब कि जैसे 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 डेप्थ में आपका क्या होता है, डेप्थ में आपकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो ज़्यादा जल्दी कम होती है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप 1 सेंटीमीटर, अरे ये वाला 1 सेंटीमीटर क्या 10 किलोमीटर नीचे जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको हाइट डी कितना हो गया, 10 हमारा हो गया, तो उसके लिए आपको किलोमीटर ऊपर 5 किलोमीटर ऊपर जाना होगा। मतलब इन दोनों पर आपकी जो वैल्यू है वो सेम होगी। आई थिंक मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया था। हाँ देखो, अगर फॉर एग्जांपल हाइट में मतलब कितनी हाइट पर जा रहा हूँ, एच मतलब मैं 5 किलोमीटर हाइट पर जा रहा हूँ, मैं अर्थ से 5 किलोमीटर ऊपर चला गया, ठीक है जी, 5 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो डेप्थ मतलब मेरे को 10 किलोमीटर जाना होगा, तब वहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो सेम होगी। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि हाइट पर ऊपर हाइट धीरे धीरे ऊपर जाने से जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो जल्दी कम होती है, और अगर मैं अर्थ के अंदर मतलब डेप्थ में जाऊँगा तो ग्रेविटेशन की वैल्यू कम तो होती है बट वो हाफ रेट पर कम होती है। तो यहाँ पर जी एच इज इक्वल टू ये वाला जी एच इज इक्वल टू जी डी के इक्वल होता है, मतलब इस पोजीशन पर जहाँ पर जो डेप्थ है वो 2h के इक्वल होती है। ये बात समझ में आ गई, मतलब हाइट 5 किलोमीटर चलने पर ही डेप्थ 10 किलोमीटर चलना होगा जब ग्रेविटेशन की वैल्यू सेम होगी। चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, सेम वही आएगा, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बस यहाँ पर हाइट की जगह मतलब आप नीचे जा रहे हो डेप्थ में। उसने बोला हाउ मच बिलो द सरफेस, ये क्वेश्चन सेम हमने भी किया था। उसने बोला कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बिकम्स 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है जी की वो सिर्फ 1% रह जाए तो कितना मैं अर्थ के अंदर चला जाऊँ। तो जो जी डी है मतलब जो नई जी डी है वो कितनी हो जाए, 1% हो जाए, इसका मतलब जी बाई 100 हो जाए। 1% का मतलब तो यही है ना, 1% मतलब कि 1/100 किसका, जी का। तो आपकी जो नई वैल्यू आ गई जी की, मतलब जी डी किसके इक्वल आ गया, जी बाई 100 के इक्वल आ गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, जी डी किसके इक्वल होता है, जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस का डी बाई आर, जी डी की जगह जी बाई 100 रख देंगे, सोल्व करेंगे, वैल्यू मेरे पास किलोमीटर में एच की वैल्यू मतलब सॉरी डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ये आता है अगर ये डेप्थ आती है तो मेरे को हाइट कितनी रखनी होगी, अगर मेरे को सेम जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो 1% रखनी है। या आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपकी डेप्थ ये आती है तो मेरे को हाइट मतलब अर्थ से कितनी ऊपर जाना होगा, अर्थ से कितनी ऊपर जाना होगा ताकि मेरी जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो सिर्फ क्या रह जाए, 1% रह जाएगी। तो उसमें आपके एच की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला सिर्फ हाइट वाला लग जाएगा, बाकी कैलकुलेशन सेम है। अभी करके वीडियो को पॉज करके अभी नोटबुक आपके पास जो उसमें करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो, जिसका भी आएगा मैं पिन करता। चलो ये कुछ मतलब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एग्जांपल बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ द अर्थ। वैसे इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कम ही आते हैं। इसमें आता है कि जो आपकी अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से भी ग्रेविटेशन की वैल्यू मतलब डिफर करती है। तो वो एट दी लैटिट्यूड लैम्डा, मतलब लैटिट्यूड जैसे भी है अर्थ के लैटिट्यूड, उसके हिसाब से जो जी लैम्डा है वो जी माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा के इक्वल होता है। एट इक्वेटर, इक्वेटर पर जो आपका लैम्डा वो जीरो होता है, इसलिए वहां पर जो इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम होती है और जी माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर होता है। पोल्स पर हमारी क्या होगी, पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो जी पी इज इक्वल टू जी, सॉरी उल्टा हो गया था, यहाँ पर हो गया, मतलब कि पोल्स पर जो आपकी जी पी, पोल्स क्या होता है, पोल्स पर आपकी ग्रेविटेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है और जो आपकी इक्वेटर है उस पर वैल्यू क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जी में से हमें कुछ माइनस करना पड़ रहा है, इसलिए जो इक्वेटर पर ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो कम होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, वो होती भी इसलिए क्योंकि अर्थ हमारी क्या है, थोड़ा ओवल शेप में है, इस तरीके से हमारी अर्थ आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोल से वो थोड़ा पास में, इक्वेटर से हमारा वो थोड़ी दूर आती है। तो ये हमारा इक्वेटर हो गया और ये हमारे पोल्स हो गए। तो यहाँ पर इक्वेटर पर जी ई और वहाँ पर पोल्स पर जी पी। तो जो जी पी होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है जी ई से, मतलब पोल्स पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑन इक्वेटर। ये आपकी सारी वैल्यूज आती हैं। और ध्यान रखना जी पी दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब पोल्स और इक्वेटर में जो ग्रेविटेशन की वैल्यू का डिफरेंस है वो आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। आर मतलब हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ और ओमेगा मतलब कि जो अर्थ की एंगुलर आपके एक्सीलरेशन है उसकी ओमेगा वैल्यू आती है। और यूनिट तो हमारी सबकी सेम ही होती है, जो जी है जितने भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लैम्डा मतलब एक वैल्यू है, डिग्री मतलब एक एंगल होता है, एंगल की वैल्यू है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड होता है, आर रेडियस है तो मीटर में आएगी। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन नहीं है।
अच्छा, इसके इतने कुछ खास नहीं आते। चलो इसका जो न्यूमेरिकल है वो मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो उसने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलेशन। एक्सीलेशन पूछा है, मतलब उसने क्या है, ओमेगा पूछा है। ड्यू टू द ग्रेविटी एट द प्लेस लैटिट्यूड, मतलब लैम्डा कितना दिया हुआ है उसने 45 डिग्री दे दिया, और रेडियस ऑफ द अर्थ उसने वैल्यू की ये दे दी। तो आपको ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा निकालने के लिए डायरेक्ट आपका कौन सा फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट आपका ये वाला फॉर्मूला इक्वेटर था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सीलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द प्लेस ऑफ लैटिट्यूड रेडियस। तो डायरेक्ट ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ये आप लगा दोगे, मतलब कि वहाँ पर जी आपको ओमेगा निकालना था ना, सिंपल इक्वेटर कौन से वाला लगाओगे सबसे बेस्ट, हाँ तो ये फर्स्ट वाला एट द लैटिट्यूड, जो आपको जी की वैल्यू दे रखी है, आप अपना डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। बाकी और ये सारे मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप करके एक बार देख लोगे। बाकी अगर इसमें नहीं आता, कुछ डाउट होता है, मैं इसके एक सेपरेट पार्ट में बना के भी डाल दूंगा, इसमें मैं एग्जाम्पल रखे। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 6, वो आता है हमारा एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन इंटेंसिटी पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आप इसको एक बार चीज़ को समझ लो। एक बार ये हमारा होता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, इसको आप समझो। देखो आप यहाँ पर क्या है, आप अर्थ पर यहाँ पर हो, ठीक है जी, ये आपकी अर्थ होगी, और ये इसका क्या हो गया, एक स्फेयर, मतलब एटमॉस्फेरिक स्फेयर हो गया, जहाँ तक ये अपना बेसिकली जो इन्फ्लुएंस है वो लगा सकती है। एक बॉडी एम मास की बॉडी आपकी यहाँ पर आती है, इस एम मास की बॉडी को उठाकर इसके जो इन्फ्लुएंस है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर तक लेके आना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। फिर हम इस बॉडी को यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है इस बॉडी के मैं अंदर लेके आ गया, मतलब ए पोजीशन पर लेके आ गया। अब इस बॉडी को ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक लेकर जाना, मतलब बी क्या है, वो ए और बी दोनों अर्थ के एटमॉस्फेरिक स्फीयर में ही, मींस ग्रेविटेशनल स्फीयर में ही आते हैं। तो अंदर अंदर लेके जाने को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों के पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में मीनिंग आपकी समझ में आ गया। और ग्रेविटेशन इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे ये आपका, ये आपने चलो फोटो मतलब समझ तो लिया होगा, जैसे ये आपकी अर्थ है ये अपना इन्फ्लुएंस कहाँ तक लगा सकती है, मतलब कहाँ तक बॉडी को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकती है मैक्सिमम इंटेंसिटी से, वो बोली जाती है इसकी ग्रेविटेशन इंटेंसिटी। अब हम इसको कुछ फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले हमारे आते हैं, सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन क्या आती है, E = F/m, F मतलब Gm/r², ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल V क्या होता है, वर्क डन अपॉन मास Gm/r, और ये हमारी नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि हम जब बाहर से किसी बॉडी को अंदर तक लेके आएंगे तो हमें नेगेटिव वर्क यहाँ पर करना हुआ, क्योंकि जो अर्थ है और जो और बॉडीज है वो उसको क्या करेंगी, रेपेल करती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, माइनस का Gm/r के इक्वल होती है, और E = dV/dr होता है। E मतलब हमारे क्या हो गया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और V मतलब हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये एक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में दोनों इंटेंसिटी में दोनों में क्या है, एक रिलेशन आता है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है 12mv², हर किसी बॉडी की वही होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपने अभी देखी, माइनस का Gm/r मेरी वैल्यू होती है। चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तब हमें आइडिया और ज्यादा अच्छे से होगा। उसने बोला एट द पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ से कुछ ऊपर जाकर ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ये आती है। एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, वो जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू ये रहती है। एज्यूमिंग द मीन रेडियस, जो अर्थ की रेडियस है वो ये आती है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस, मतलब ये किस पोजीशन पर, मतलब किस हाइट की बात कर रहा है, वो हमें हाइट निकालनी है। देखो उसने ग्रेविटेशन पोटेंशियल दिया और स्मॉल g वैल्यू दी है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल दिया हुआ तो उसी फॉर्मूले से हम वैल्यू यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले उसने क्या दिया था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वही हमने रख दिया। V = क्या होता है, माइनस का Gm/r² होता है। उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, उसने ये वैल्यू दी हुई है। अब उसने दी हुई थी हमें स्मॉल g की वैल्यू, स्मॉल g किसके इक्वल होता है, Gm/r² के इक्वल होता है, जो कि किसके इक्वल आ गया, 6.4 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब ये Gm/r और ये Gm/r², इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड मान के इन दोनों को क्या कर लोगे, सिंपल डिवाइड कर लोगे। यहां से आपकी क्या आ जाएगी, इस r की वैल्यू आ जाएगी। r मतलब कि जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको पता चल जाएगा, जो कि r = क्या आ गया, 8000 किलोमीटर आ गया। मतलब कि जो पूरा डिस्टेंस है, मतलब जो जहां से, जैसे पोटेंशियल मैंने आपको बताया था ना कि इस पोजीशन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो 8000 किलोमीटर है। अब अर्थ की रेडियस कितनी है, वो उसने बताया हुआ था 6400 किलोमीटर उसने बताया हुआ था। टोटल डिस्टेंस कितना था, 8000 किलोमीटर। तो जहाँ से लेके आए तो उसके बीच का मतलब कि हम हाइट निकाल लेंगे, हाइट हमारी आ जाएगी 1600 किलोमीटर। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ये अर्थ के अंदर की ही स्फीयर की बात हो रही है। कुछ मैं अगर आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊँ तो कुछ इस तरीके से आता है। ये अर्थ की रेडियस थी 6400, ये किसी h हाइट पर पॉइंट की बात हो रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना था, जो कि 1600 किलोमीटर
आया, तो ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया 8000 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी v की वैल्यू उसने दी हुई थी और स्मॉल g की वैल्यू उसने दी हुई थी, ये मेरी वैल्यू आती है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2, दो बॉडी हैं जिसका एक का बॉडी का मास है m1, एक का बॉडी का मास है m2, आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस r अपार्ट, मतलब उनको r डिस्टेंस दूर रखा गया। शो दैट द पोजीशन वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू देम इज जीरो, मतलब एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर दोनों ग्रेविटेशन फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल इज गिवन बाय, पोटेंशियल की वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो ये सिंपल सा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये मास फर्स्ट हो गया, ठीक है, और ये मास सेकंड हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और ये m1 हो गया, ये m2 आपका हो गया। तो आपको बताना है जैसे ये सेंटर लाइन ऑफ एक्सिस हो गई, ठीक है जी, ये वाली, रुको उसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, ये आपकी सेंटर लाइन ऑफ एक्सिस हो गई, ठीक है, ये। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक वो आपको पॉइंट बताना है जहाँ पर आपका जो वो पोजीशन जहाँ पर आपकी जो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू है वो जीरो होगी। हम मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पर आता है, ठीक है जी, वो पॉइंट यहाँ पर आता है। इसको डिस्टेंस ले लेंगे हम अपना, कितना ले लेंगे, x ले लेंगे, सिंपल, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस आपका कितना आता है, टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका x आता है। तो ये अगर इतना मैंने ये बोला p पॉइंट हो गया, तो ये इधर का मतलब कि ये मैं ले लेता हूँ a और ये मैं ले लेता हूँ b, ठीक है, फिर आसानी होगी, ठीक है। मेरे का P से लेके B तक कितना आ गया, वो मेरा X आ गया, और A से लेके P तक क्या बच जाएगा, R माइनस मेरा X बच जाएगा। तो इस P पॉइंट पर क्या है, इस P पॉइंट पर जो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू है वो जीरो है, वो ऐसा उसने बताया हुआ है, और वहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो मेरी ये आती है। अब देखो क्वेश्चन सिंपल बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस P पॉइंट पर जो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू है वो जीरो है, और जो V की वैल्यू है वो ये वाली गिवन है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से V की वैल्यू निकालूंगा, और उस V की वैल्यू को इस V की वैल्यू से इक्वेट कर दूंगा, मेरे पास डायरेक्ट जो वो पूछना चाहता है वो आ जाएगा। सिंपल, देखो आपको दिखने में थोड़ा हार्ड या अजीब सा लग रहा होगा, बट बहुत आसान है, आप इस चीज को समझो। क्वेश्चन का जो बेसिक मतलब है वो मैंने आपको समझा दिया, होप करता हूँ समझ भी गए होंगे। देखो यही था कि एक डिस्टेंस x डिस्टेंस दूर है, एक r माइनस x दूर हो गया। दोनों में हम क्या निकालते हैं, जी m1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी, दोनों की जो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू है वो हम आपस में इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ से g से g कट जाएगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, दोनों तरफ मैं रूट ले लूंगा, तो मेरे पास अंडर रूट m1 अपॉन एक्स, अंडर रूट m2 अपॉन r माइनस एक्स मेरी वैल्यू आ गई। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास m1 m2 है, मतलब कि जो x वाली वैल्यू वो एक तरफ ले लेंगे, और जो r m1 है वो मैं दूसरी तरफ रख लूंगा। अब यहाँ से डायरेक्ट सिर्फ मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, x की वैल्यू मेरे ये आ गई, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ये पॉइंट क्लियर है। और ऐसे ही मेरे पास जो r माइनस एक्स था वो किसके इक्वल था, r माइनस r रूट m1 अपॉन m2 की वैल्यू, मतलब ये मेरे पास था। मतलब ये सिंपल मैंने क्या किया है, जैसे मेरे पास x की वैल्यू, ये रुको, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये थी, ठीक है, x की वैल्यू ये थी। अब मैं यहाँ पर अगर r माइनस एक्स निकालूंगा तो सिंपल r माइनस ये जो मेरा x था एज इट इज, इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, वही मैंने किया हुआ है, ये r मैंने एज इट इज रखा हुआ है, और ये वाला जो पूरा था, ये वाला हिस्सा, ये वाला क्या था, ये वाला मेरा मतलब x था, ये वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास r माइनस एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ये मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी मैं 1 अपॉन r माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैंने 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन r माइनस एक्स इन दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं, ये P पॉइंट था, अब यहाँ पर उसने क्या कहा था, पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई थी। अब हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द मास 1 एंड मास 2 विल बी, वो कितना होगा। अब जो दोनों फर्स्ट बॉडी जो लगा रही है पोटेंशियल, सेकंड बॉडी जो लगा रही है, दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो दोनों को हम अलजेब्रिकली सम कर देंगे। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस का मैंने क्या कर दिया, V2 कर दिया। तो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, जी m1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है, और पोटेंशियल मतलब जी m1 अपॉन m2 अपॉन r माइनस एक्स के इक्वल, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होता है। सिंपल इसको सोल्व करते हैं। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से सोल्व करना है कि सोल्व करके डायरेक्ट आपकी ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। देखो कैसे सोल्व किया मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, जी m1 अपॉन एक्स था, सबसे पहले जी m1 अपॉन एक्स था, और दूसरे में जी m2 अपॉन r माइनस एक्स आपका था। दोनों में से g कॉमन ले लिया, m1 अपॉन एक्स प्लस का m2 अपॉन r माइनस एक्स मेरी वैल्यू आ गई। g मेरा एज इट इज, माइनस का g बाहर है, x r माइनस एक्स, ये मैं क्या लूंगा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर 1 अपॉन r माइनस एक्स, दोनों की वैल्यू मैंने निकाली थी। 1 अपॉन r माइनस एक्स की वैल्यू मेरी ये रही, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरी आपकी ये रही, ठीक है। दोनों की वैल्यू मैं रख दूंगा, दोनों की वैल्यू
वैल्यू रखने के बाद m1 एज इट इज है, m2 एज इट इज है, m1 रूट m1 प्लस m2 अपॉन r रूट m1 और m1 रूट m1 प्लस रूट m2 अपॉन r रूट m2, ये मेरे पास वैल्यू आ गई और डायरेक्ट मेरे पास सोल्व करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यही उसको प्रूव कराना था कि जो मेरे पास जो पोटेंशियल यहाँ पर p पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो इसके इक्वल होता है अगर यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू 0 हो तो। इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है बट थोड़ा कंसेप्चुअल था, बाकी मैंने इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में ब्रेक डाउन कर दिया। इससे इजी मतलब कि सॉल्यूशन मतलब बहुत इजी सॉल्यूशन तो और कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने बिल्कुल आपको इजी में समझा दिया। बाकी अगर कोई डाउट आता है वीडियो को थोड़ा पीछे से आप देख लिया करो, सब चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस के, वही आपके पोटेंशियल से रिलेटेड आएंगे, अलग कोई न्यूमेरिक फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो जो फॉर्मूले मैंने बताए सिंपल वही लगेंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन टाइप्स आता है वो आता है एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी सैटेलाइट को या किसी ऑब्जेक्ट को ये वेलोसिटी मिल जाए तो वो जो अर्थ की या किसी भी प्लेनेट की जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसको छोड़ के बाहर चली जाएगी। जैसे ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, ये आपकी अर्थ हो गई, रुको थोड़ा सा, ये आपकी क्या हो गई, अर्थ हो गई। इसके आसपास क्या है, इसकी ग्रेविटेशन फील्ड बनी हुई है, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होता है कि ये बॉडी को अट्रैक्ट करके रखी होगी। अगर कोई बॉडी मेरी बॉडी यहाँ पर घूम रही है, ठीक है, वो कोई सैटेलाइट है, अगर इसको ये v वेलोसिटी मींस जो एस्केप वेलोसिटी है वो मिल जाए तो ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड छोड़ के चली जाएगी, जिसकी वैल्यू होती है 2gm अपॉन r रूट के वैल्यू के इक्वल होती है, या फिर अंडर रूट 2gr स्मॉल gr के इक्वल होती है, या फिर मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूंगा तो अंडर रूट 8/3 पाई जी रो आर स्क्वायर के इक्वल होगा। वैसे ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में होती है, रेडियस आपकी हमेशा मीटर में होगी। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इससे कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आते बट इसका जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने डेरिवेशन सीरीज में करा रखा है। उसने बोला फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एस्केप, मतलब बेसिकली एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, रेडियस आपको ये दे रखी और स्मॉल जी की वैल्यू आपको ये दे रखी, मतलब आप क्या लगा दोगे, ये स्मॉल जी वाला फॉर्मूला लगा दोगे। तो अंडर रूट 2gr आपका फॉर्मूला होता है, 2 आपको 2 एज इट इज रहा, g 9.8, r मतलब 6.0, इसको सोल्व करेंगे, रूट की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। मींस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मींस अगर कोई सैटेलाइट एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर रन कर दे, मूव करे, या फिर उसको इतनी वेलोसिटी मिल जाए तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड छोड़ के बाहर चली जाएगी। अगर आपको भी इतनी स्पीड मिल जाए तो आप अर्थ पे अभी जहां पर बैठे हो वहां से उठ के अर्थ से बाहर निकल जाओगे। तो कोशिश कर लेना अगर इतनी वेलोसिटी कहीं से मिल जाए तो लेके अर्थ से निकल जाओ अगर आपको जाना है तो। चलो उसने बोला है कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फॉर एन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मींस हमें बताना है कि एक ऑब्जेक्ट जो पहले से ही 1600 किलोमीटर अर्थ से ऊपर है उसके लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। अगर अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है और जो अर्थ की रेडियस है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है स्मॉल जी, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो यहाँ पर चीज़ क्या आ गई, अब यहाँ पर चीज़ क्या आ गई, ये आपकी सिंपल अर्थ थी, ठीक है, अर्थ से यहाँ से लेके यहाँ तक का r डिस्टेंस था। आप मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या है h हाइट पर है जो कि 1600 किलोमीटर पहले ही हाइट पर है, इसको मेरे को कितनी एस्केप वेलोसिटी देनी है ताकि ये जो अर्थ की जो स्फेयर ये हो गया आपका स्फेयर, इसको छोड़ के बाहर चला जाए। तो फॉर्मूला सिंपल वही लगेगा जो मैं पहले कर रहा था, बट अब देखो ये सिर्फ रेडियस नहीं रही, ये जो h हाइट है ये भी उसमें ऐड हो गई। तो रेडियस में मैं यहाँ पर h हाइट ऐड करके चलूंगा, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, डायरेक्ट वही फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू 2g इंटू आर, ये आपका फॉर्मूला होता था। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 2gr आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वही लगा है, बस जो आपका नॉर्मल ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उसकी जगह gh लग गया, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो अर्थ से h हाइट पर आपकी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो चेंज होती जाती है, और r में आपने क्या कर दिया, h हाइट प्लस कर दिया, दोनों का आपने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, gh इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ गई, इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2, यहाँ पर gh आपका एज इट इज है, gh की जगह आपने ये पूरी जो वैल्यू है ये आपने रख दी, जी आर स्क्वायर अपॉन जी एच आर प्लस का एच इंटू आर प्लस का एच, ये आपका एज इट इज आ गया। मीन्स आपने ये जो gh की वैल्यू थी ये आपने वैल्यू यहाँ पर रख दी, आपका ये सोल्व करके आ गया। g आपका 9.8 था, आर आपकी रेडियस ये थी, हाइट उसने ये बता दी, हाइट को हम मीटर में यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, तो आर प्लस एच की वैल्यू डायरेक्ट मैं निकाल लूंगा जो कि मेरी 8 × 10⁶ मीटर मेरी आपकी आ
जाएगी। अब यहाँ पर मेरे को सिंपल वैल्यू रखनी है, जी की वैल्यू मेरे को यहाँ पर ये रहा, जी की वैल्यू मेरे को पता है, आर की वैल्यू मेरे को पता है, रेडियस उसने बताई रखी है, हाइट मेरे को पता ही है। सिंपल सोल्व करके मेरे को वैल्यू निकालनी है, सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है। थोड़ा सा एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन का मीनिंग ये था कि आपका यहाँ से रेडियस से वो एच हाइट पर पहले से ऑब्जेक्ट है तो उस पर ग्रेविटेशन पहले से ही अलग लग रही है, उस पर जी नहीं लग रहा, उस पर क्या लग रहा है, जी एच हाइट पर जो है वो लग रहा है, मीन्स पहले से ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम लग रहा है, इसलिए जो उसको एस्केप वेलोसिटी है वो कम दे के भी काम चल जाएगा। उसको उसने वो वाली वैल्यू पूछी थी। चलो ये आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड, ये आप इनकी प्रैक्टिस करना, डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस से क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब होता है अगर किसी सैटेलाइट को आपको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराना है, किसी भी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कराना है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी होती है। मीन्स क्या होता है, जैसे ही आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, इसके अराउंड किसी सैटेलाइट को यहाँ पर मूव कराना है तो इसकी क्या होती है, कुछ फिक्स वेलोसिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर इसको, इस बॉडी को, इस सैटेलाइट को मिल जाए तभी वो उस एक शैल में बोल सकते हैं एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, v नॉट इज इक्वल टू gm/r+h के इक्वल होती है, क्योंकि h हाइट पर ही तो रिवॉल्व करेगी। मीन्स जैसे यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस कितना हो गया, वो r हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, वो h हो गया। मीन्स h हाइट पर, मतलब जैसे रियल में सैटेलाइट भेजते हैं ना तो वो इसी तरीके से भेजी जाती है। बाकी ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ वो मैंने डेरिवेशन सीरीज में बता रखा है, ये आपके डायरेक्ट सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर आते हैं व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोज टू द अर्थ, अगर वो अर्थ के बहुत काफ़ी पास है तो v नॉट इज इक्वल टू gr डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मीन्स h अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल आता है इन कंपेरिजन टू रेडियस, और v इज इक्वल टू √2v नॉट हमारा होता है। ve मतलब हमारी क्या है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होती है। ये आपकी वैल्यू आ गई। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट मतलब वो अर्थ के अराउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो t इज इक्वल टू 2πr+h अपॉन v नॉट, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी आपके डायरेक्ट अपने आप याद हो जाएंगे, बाकी तो कन्वर्जन ही है, v नॉट की वैल्यू रख के कन्वर्ट हो जाता है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है वो कितनी हाइट पर मतलब हमें रखनी है या किस ऑर्बिट में भेजनी है, वो h हाइट का फॉर्मूला आपका ये आता है, t²r²g अपॉन 4π² की पावर 1/3 माइनस का r, ये आपकी रेडियस आती है, ये आपका सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। चलो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, हम चेकआउट करते हैं। उसने बोला एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ, मतलब कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, क्लोज टू इट सरफेस, सरफेस के क्लोजेस्ट का मतलब जो h हाइट है वो बहुत कम आती है, मतलब कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन, उसने टाइम पूछा है तो मतलब t वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल, इतना सा आपको सोचना था। कंप्लीट 1 राउंड, रेडियस आपकी ये दे रखी है। तो देखो आपको सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है, क्यों, क्योंकि टाइम के फॉर्मूले में 2πr/v नॉट, v नॉट क्या है, मतलब vo क्या है, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, g इंटू r, तो gr से हम क्या निकाल लेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ये सेकंड में आया, इसको 60 से डिवाइड करके 2 बार, मतलब 3600 से डिवाइड करने के बाद r में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1.411 r के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। आगे अगर हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे, ये जो न्यूमेरिकल आएंगे, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, टाइम पीरियड और हाइट, ये डायरेक्ट आपके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको ट्राई करो। इफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज t, मतलब जहाँ पर टाइम पीरियड है अर्थ के सरफेस, एक सैटेलाइट के रिवॉल्व करने का, वो t आता है। जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है वो आपकी रोज ने दे रखी है, और जो प्रूव डेट हमें प्रूव करना है कि ρt² इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब ρt² को, मतलब ρt² को मेरे को किसके इक्वल प्रूव करना है, g के इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि g मेरा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और ρt² को भी यूनिवर्सल कांस्टेंट प्रूव करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो दोनों काम हम कर लेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उसने टाइम पीरियड से दिया हुआ, तो टाइम पीरियड से शुरुआत कर दें, क्योंकि उसने दिया हुआ था हमें इफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज t, टाइम पीरियड उसने दिया हुआ था। तो अब हमें पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड मेरा होता है t इज इक्वल टू 2π√g प्लस का h, सॉरी r प्लस का h का होल क्यूब अपॉन gm के इक्वल होता है। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो t² इज इक्वल टू 4π, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, मास m की वैल्यू निकाल लूँगा, क्योंकि m मेरा यहाँ पर क्या है,
आगे चल के यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर मास डायरेक्ट हमारी वैल्यू उसने डेंसिटी में दिया हुआ है ना। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। अब वॉल्यूम का तो यहाँ पर कोई यूज नहीं है, मतलब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, बट मास से हमें मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर मास की वैल्यू मतलब m की वैल्यू में निकाल लूंगा विद द हेल्प ऑफ टाइम वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ पर सैटेलाइट रिवॉल्विंग जस्ट अबव द अर्थ, अब के बिल्कुल ऊपर है, तो हाइट की वैल्यू हम क्या कंसिडर करके चल सकते हैं, नेग्लिजिबल मतलब जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये h है, ये वाला h इसको हम जीरो ले लेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू 4π² r³ अपॉन gt स्क्वायर। ये मेरी मास की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर मास निकालूंगा तो वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। वॉल्यूम, अर्थ का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 r³ इंटू रो, वो ये वैल्यू आ जाएगी। तो मास मैंने ये इसके इक्वल रख दिया 4/3 r³ इंटू रो। और देखो ये भी मास है, मतलब मेरा ये वाली चीज़ भी मास है और ये वाली चीज़ भी आपकी क्या आती है, मास आती है। तो दोनों को क्या कर दिया, दोनों को सिंपल मैंने इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट मेरे को क्या सोल्व करना है, देखो 4 से तो 4 कट जाएगा, आपका पाई से पाई कट जाएगा और r³ से r³ कट जाएगा। ये आपकी रो टी स्क्वायर जो उसने दिया हुआ था, मतलब रो टी स्क्वायर को यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, मतलब आपको कोशिश करनी है इस रो टी स्क्वायर को जी के इक्वल लेके आने की। बाकी इधर कुछ अगर अलग कॉन्स्टेंट भी आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3π अपने आप में एक कॉन्स्टेंट है। तो रो टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी के इक्वल मेरा आ गया, जो कि क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है। मतलब 3 भी एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है और जी भी मेरे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब इस रो टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब रो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी की वैल्यू रख देंगे, टी स्क्वायर टी की वैल्यू हम रख देंगे। मतलब देखो यहाँ पर रो टी स्क्वायर किसके इक्वल है, वो 3π/g के इक्वल है ना। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 20/7 और ये g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। इसको सोल्व कर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। तो रो टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये होती है। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको प्रैक्टिस करना, सारे फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चन आते हैं बेसिकली पूरे चैप्टर से। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। टोटल एनर्जी का मतलब होता है, अब आपकी कोई सैटेलाइट अर्थ से h हाइट पर ऊपर है और वो घूम रही है, तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो रिवॉल्व मोशन कर रही है, और वो h हाइट ऊपर है तो मतलब उसमें क्या होगी, कुछ पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, एक वो एनर्जी, अगर सैटेलाइट को वो एनर्जी मिल जाए तो वो अर्थ की जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसको छोड़ के बाहर चली जाएगी, बेसिकली जस्ट लाइक एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी तो मतलब उसको मिलती है तो उतनी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है जो अर्थ से जो मतलब कि एक ऑर्बिट में वो घूम रही है, तो उस अर्थ ने उसको बाइंड कर रखा है, तो जिस एनर्जी से अर्थ ने उसको बाइंड कर रखा है उसको हम बोलते हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी। और उतनी एनर्जी मतलब कोई बाहर वाला ऑब्जेक्ट उसको दे दे तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ के चली जाएगी, ये मतलब आता है इसका। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है U इज इक्वल टू √Gm अपॉन r²। ध्यान रखना जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्क करना पड़ता है सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए। काइनेटिक एनर्जी सेम वही, हाफ mv²। v² हम यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी लेंगे, तो और v0 की वैल्यू हम यहाँ पर रखकर हम यहाँ पर एक अलग तरीके से फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। v0 की वैल्यू हमने √Gr हमने वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। टोटल एनर्जी सेम वही, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को सोल्व कर लेंगे तो माइनस का Gm/2r वैल्यू आती है। ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना टोटल एनर्जी का, क्योंकि टोटल एनर्जी के कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर। चलो एज E इज इक्वल टू U/2 माइनस का U/2 होता है और हाफ का काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल टू द काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है तो वो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा ई आपका होता है, इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का 2 डेल्टा ई के इक्वल होता है। मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके, नेगेटिव द टोटल एनर्जी के इक्वल होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ऐसी बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल होती है, देखो मैंने बताया था बाइंडिंग एनर्जी जो एनर्जी मिल जाए वो अर्थ को छोड़ के चली जाए। तो टोटल एनर्जी अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, टोटल एनर्जी किसी प्लेनेट के पास या किसी सैटेलाइट के पास आपकी ये आती है, कहाँ गया एक सेकंड, हाँ टोटल एनर्जी आपकी ये आती है माइनस का Gm/2r। ये आपकी क्या आ रही है, ये आपकी टोटल एनर्जी आ रही है। अगर इतनी ही एनर्जी उसको मिल जाएगी तो वो जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसको छोड़ के चली जाएगा, तो इसको अगर आप प्लस कर दोगे तो वही आपकी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी आपकी होती है। तो सिंपल ही आपका मतलब कि
बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। अब देखो मान लो मेरे पास 10 जूल एनर्जी है और अगर मेरे से कोई माइनस का 10 जूल मतलब -10 जूल एनर्जी ले ले तो मेरी तो एनर्जी जीरो हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से जो भी सैटेलाइट की या किसी भी चीज़ की टोटल एनर्जी है उसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल मतलब साइन चेंज कर दिया, मतलब वही उसकी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पर हम चेकआउट करते हैं। उसने बोला डायरेक्ट इस पर भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ एक बार समझ लो बस। अ सैटेलाइट ऑर्बिट A satellite orbits the Earth at the height of 500 किलोमीटर। एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ की 500 किलोमीटर हाइट पर मतलब क्या कर रही है, वहां पर रिवॉल्व करती है। कंपेयर करना है हमें इसकी कंप्यूट, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। बड़ा सिंपल है, देखो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी क्या होता है, वी नोट मतलब कि आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। तो उसने देखो क्या क्या दे रखा है, उसने सैटेलाइट का मास दे रखा है, उसने अर्थ का मास दे रखा है, अर्थ की रेडियस दे रखी है और जी की वैल्यू दे रखी है, उसने ये बता रखा है। और उसने एक और चीज पूछी है, विल योर आंसर अल्टर इफ द अर्थ वर श्रिंक सडनली टू द हाफ ऑफ इट्स साइज, मतलब कि अगर अर्थ का साइज हाफ कर दिया जाए तो क्या आपका आंसर चेंज होगा या नहीं, वो हम देखेंगे। अगर देखो जो हमारा फाइनल आंसर है वो आर पर डिपेंड कर रहा होगा, मतलब रेडियस पर डिपेंड कर रहा होगा तो यस वो चेंज होगा, अगर वो आर पर डिपेंड नहीं करेगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं और सारी वैल्यू रखने के बाद डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। ऐसे हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है GMM/R प्लस का एच हाइट पर वो है, तो R प्लस एच हमने कर दिया, डायरेक्ट सारी वैल्यूज रखने के बाद हम ये सोल्व कर देंगे। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये रही और पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये रही, दोनों को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और ध्यान रखना ये वैल्यूज क्या आएंगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी वो हमेशा नेगेटिव में ही आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्क करना मतलब वर्क ऑन द सिस्टम होता है, ये आपकी वैल्यू आती है। और इसमें इसका आंसर क्या आएगा, अल्टर अर्थ विल द योर आंसर अल्टर इफ द अर्थ वर श्रिंक टू सडनली टू हाफ। तो यस आंसर चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी जो अर्थ की रेडियस है वो कंसीडर की जा रही है, यहाँ पर भी अर्थ की रेडियस कंसीडर की जा रही है। तो अगर आर कंसीडर किया जा रहा है तो आर हाफ हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमारी जो वैल्यूज है वो भी चेंज हो जाएगी, मतलब जो एनर्जी है वो भी हाफ हो जाएगी। इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाती है। चलो आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप जरूर प्रैक्टिस करना, रुको इसका ऐसे आप फोटो ले सकते हो। क्लियर है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं, आई थिंक ये सबसे लास्ट है, आई थिंक हाँ, केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन। तो जैसे न्यूटन्स लॉ आते हैं ऐसे ही आपके केपलर्स लॉ आते हैं। तो केपलर्स ने भी 3 लॉज दिए थे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो तीनों आपके मतलब जो सारे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है वो L = mvr के इक्वल आ जाता है। m मतलब मास ऑफ द बॉडी, v मतलब उसकी वेलोसिटी और r मतलब उसके उन दोनों के बीच का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गई ये और इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इन दोनों के बीच का ये r डिस्टेंस आता है। ये सेकंड जो उन्होंने लॉ बताया वो बताया कि जो डेल्टा A/T है वो कांस्टेंट रहता है, मींस जो एरियल वेलोसिटी है वो फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपका मतलब कि एरिया ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से तो नहीं आएगा, ये आपका सन हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, ये आपका सन है। तो यहाँ पर अगर मेरा कोई प्लेनेट है और वो यहाँ से यहाँ तक t टाइम में जाता है तो उस एरियल वेलोसिटी हो जाएगी ये, ठीक है, मेरे पास एरियल वेलोसिटी हो जाएगी ये। तो और सेम ऐसी ही वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से लेके t टाइम में यहाँ से लेके वो यहाँ तक जा पाएगा, ठीक है, सेम t टाइम में, तो उसकी एरियल वेलोसिटी हो जाएगी ये। तो ये जो दोनों एरिया होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, तो डेल्टा A/डेल्टा T कांस्टेंट। और यहाँ पर लो पीरियड्स मतलब आ जाता है कि जो आपका टाइम पीरियड होता है एक सैटेलाइट या फिर एक प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करने में जो टाइम लगाता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के क्यूब के इक्वल, मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, या फिर हम लिख सकते हैं t² = r3। ये मेरी वैल्यू आती है। और यहाँ पर दो प्लेनेट का अगर मैं दो टाइम का कंपेयर करूंगा तो t² मतलब t2 का स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर = r2 का क्यूब अपॉन r1 का क्यूब। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, कैसे काम आएगा मैं आपको आगे बताता हूं। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसने बोला केपलर लॉ के अकॉर्डिंग t² = kr³ के इक्वल होता है। कांस्टेंट k की वैल्यू उसने ये दे दी, एक्सप्रेस द कांस्टेंट k को मेरे को डेज में एक्सप्रेस करना है और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। अगर जो मून का डिस्टेंस है वो इतना आता है, मींस उसने r की वैल्यू भी दे दी। तो आपको पता है उसने k की वैल्यू दी हुई है, ऐसे आपको पता है जैसे 1 सेकंड किसके इक्वल होता है, 24 × 60 से डिवाइड कर देंगे इतने दिन के इक्वल आ जाएगा। और ऐसी 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के इक्वल आता है। मतलब उसने यहाँ पर सेकंड स्क्वायर मीटर क्यूब में वैल्यू दी हुई थी ना, तो सिंपल उसने डेज और किलोमीटर में कन्वर्ट करने को कहा है, तो सिंपल कन्वर्जन ही आता है। तो k की वैल्यू ये मेरे पास 10⁻⁻13 एज इट इज आ गया। इसको सबसे पहले मेरे को क्या मतलब सेकंड को डेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये डिवाइड कर दिया और ऐसे ही
उसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सिंपल मैं यहाँ पर सोल्व कर दूंगा। फिर उसने बोला फॉर द मून, मून का जो डिस्टेंस है वो आर इतना आता है, टाइम हमें बताना है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। अब देखो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, के मेरे को पता है, के आपकी 10⁻⁻13 आती है, आर उसने दे दिया, आर क्या है 3.8 × 10⁵ किलोमीटर, और बस वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद मैं सोल्व कर दूंगा। मतलब 27.3 डेज क्या लगाता है, मून चक्कर लगाता है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन आता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर दिस एंड दिस, मतलब 2 प्लैनेट्स है जिनका जो डिस्टेंस है आर की वैल्यू है वो ये आती है, मतलब R1 और R2। देखो अभी वो वाला क्वेश्चन बताया था ना न्यूमेरिक फॉर्मूला, वो यहाँ पर कैसे यूज होगा। R1 और R2 की वैल्यू दे दी, उसने पूछा टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है और साथ साथ स्पीड का भी। देखो कितना सिंपल है, आपको पता है T1/T2 = R1/R2 का 3/2 होता है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। या फिर ये 2 इधर लिया हो, ये स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 रख दो, एक ही बात। तो यहाँ पर जो T1 था वो रख दिया, T2 था वो रख दिया, और जो पावर है 3/2 वो रख दिया, और सोल्व करके 10√10 मेरे पास क्या आ जाएगा, T1/T2 का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ये मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसने पूछा वेलोसिटी, उसने पूछा कि दोनों प्लैनेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V = वेलोसिटी होती है V = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब कि वो कितना रिवॉल्व करेगा, टाइम मतलब उसका टाइम पीरियड कितना रिवॉल्व करेगा। तो V = 2πr, मतलब कि सर्कमफ्रेंस होगी 2πr1 अपॉन T1, V2 = 2πr2 अपॉन T2। अब R1/T1 R2/T2 इनका तो रेशियो हमें पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें ये वाला पता है जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी। तो V1/V2 = R1/R2 T2/T2, ये वैल्यू आ जाएगी। और T2/T1, ये रहा T2/T1, यहाँ से देखो ये T2/T1 किसके इक्वल था, R1/R2 के इक्वल था। ये मैं एज इट इज़ वैल्यू रख दूंगा बाय 3/2, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और ये सिंपल R2/R1, R2/R1 क्या था, अब ये नीचे था, ये ऊपर आ जाएगा 10⁻12 अपॉन 10⁻13, इसको सोल्व करेंगे 1/√10, मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 और V2 की दोनों की कंपेरेबल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस करना, आपके सारे जो क्वेश्चन है वो सोल्व इजीली हो जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा जो चैप्टर है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ब्लू स्काई PCM गौरव कुमार। इस तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन वो आपका आ जाता है। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी इससे पहले के जो भी चैप्टर है वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आगे आने वाली वीडियोस हैं इसी चैप्टर की, और जो और भी सब्जेक्ट्स की और भी जो हेल्पफुल वीडियोस हैं उनके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये सब कुछ आपका रहता है फॉर दिस वीडियो। या आपका कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। बाकी वीडियो आपकी कैसी लगी उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अगर आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हैं रिलेटेड टू करियर एडवाइस, रिलेटेड टू आपके फ्यूचर गोल्स, रिलेटेड टू आपकी कोई भी अगर डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे से वीडियो कॉल के थ्रू मेरे से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। तो ये सब कुछ रहता है दिस वीडियो के लिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।